और हर जगह वो अपनी पहचान छोड़ते गए। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं। इसी 176 BCE से अगले 100 सालों तक शाकास ने सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बल्कि धीरे धीरे अपनी रूट्स भारत में जमानी शुरू की। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो था शकाओं का पॉलिटिकल राइज, यानी हाउ दे बिल्ट रियल पावर इन इंडियन सॉइल। शाकास की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी। रेड से लेकर सेटलमेंट्स तक का सफर वो तय कर चुके थे। लेकिन अब उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उन्हें शासन चाहिए था। और तभी इतिहास के पन्नों में आता है एक नाम, माओइस, जिसे भारतीय स्रोतों में मोगा भी कहा गया। लगभग 85 BCE, यानी आज से 2100 साल पहले, माओस वो पहला शक शासक था जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर स्थापित की। अब जरा सोचिए, एक आउटसाइडर ट्राइब का आदमी भारत की उस जमीन पर राजा बन बैठता है जहां पहले इंडो ग्रीक रूलर्स का बोलबाला था। हाँ, माओस ने सिर्फ शकों को भारत में लीड नहीं किया, उसने इंडो ग्रीक पावर को हराकर खुद को राजा घोषित किया। उसका एम्पायर गांधारा, आज का पाकिस्तान, टैक्सिला और मथुरा तक फैला हुआ था। मतलब उस वक्त वो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सबसे पावरफुल शासक था। लेकिन माओस को सिर्फ लड़ाइयों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पहचान एक स्ट्रेटेजिक विजनरी की थी। उसके सिक्कों को देखिए, ग्रीक और इंडियन सिंबलिज्म का एकदम परफेक्ट फ्यूजन मिलता है। एक तरफ ग्रीक स्क्रिप्ट्स में उसका नाम होता था और दूसरी तरफ इंडियन देवताओं की मूर्तियां। इसका मतलब माओइस्ट जानता था कि उसे रूल सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि लोकल पॉपुलेशन के दिलों से करना है। उसने खुद को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि महाशासक, ग्रेट किंग कहलवाया। और यही वो मोमेंट था जब शाकास एक फुली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पावर बन गए। अब तक जो लोग नोमैडिक थे, अब वो लॉ बना रहे थे, शहर बसवा रहे थे और कॉइन्स पर अपना नाम खुदवा रहे थे।